हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है अशोक कुमावत और आज अपन बात करने वाले हैं जो नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है भारत में उसके बारे में। नई एजुकेशन पॉलिसी का नाम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 रखा गया है और शॉर्ट में इसका नाम NEP 2020 रखा गया है। तो आज अपन बात करने वाले हैं उसी के बारे में, डिटेल में जानने वाले हैं क्या परिवर्तन हुए हैं, किन चीज़ों को हटाया गया है, कौन सी नई चीज़ें जोड़ी गई है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है, अपन सबको पता होना चाहिए। दोस्तों, बात अगर करें अपन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आने में पूरे 34 साल लग गए, क्योंकि लास्ट जो एजुकेशन पॉलिसी बनी थी 1986 में बनी थी। 1986 में बनने के बाद 1992 में 1992 में उसमें कुछ माइनर चेंज हुआ था, जो कि उतना काउंट नहीं होता, कि उसमें कोई भारी परिवर्तन नहीं हुआ था 1992 में। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि भाई 1986 के बाद जो 29 जुलाई 2020 को परिवर्तन हुआ है वही बड़ा परिवर्तन है, इसलिए इसको ये माना गया है कि 34 साल बाद इसमें परिवर्तन हुआ है। अगर अपन बात करें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको जिसने लागू किया है वो जो HRD मिनिस्ट्री है भारत की, उसने लागू किया है। HRD मिनिस्ट्री यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिसने लागू किया है। यहाँ आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि यहाँ जो सबसे पहले नाम चेंज हुआ है वो HRD मिनिस्ट्री का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है मोदी सरकार द्वारा। दोस्तों, यहाँ एक बात आपको ये जानकारी के लिए बता दूँ कि जो HRD मिनिस्ट्री का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है, वो बदल के नहीं रखा गया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो नाम है वो पहले से ही था। यानी अगर अपन बात करें आज़ाद भारत के बाद जब इस मंत्रालय की स्थापना हुई तब इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम बदल के HRD मिनिस्ट्री रख दिया, जो कि अभी तक चलता आ रहा था। और अभी जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने HRD मिनिस्ट्री का नाम बदल के वापस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया। चलिए अपन बात करते हैं नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके ऊपर। आइए दोस्तों, देखिए यहाँ आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि भाई क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर गवर्नमेंट ने लागू किए हैं। देखिए, इतने साल जो है वो 10+2 के आधार के ऊपर जो एजुकेशन सिस्टम था वो चल रहा था। तो 10+2 जो सिस्टम था उसके ऊपर ये एजुकेशन चल रहा था। इतने दिन जो है 10+2 के ऊपर ये एजुकेशन सिस्टम चल रहा था। तो 10+2 जो सिस्टम है उसको हटाकर जो नई संरचना आई है वो 5+3+3 आई है। 5+3+3 ये ईयर्स है, साल है। ये 5 साल का है, ये 3 साल की स्टेज है, ये 3 की, ये 4 की। तो जो नई संरचना है वो 5+3+3+4 लागू होगी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार 5वीं तक ये प्री स्कूल होगा, यानी कि जो 5वीं तक है उसको प्री स्कूल बोलेंगे। 6ठी से 8वीं तक के जो 3 साल है उसको मिडिल स्कूल बोला जाएगा। 8वीं से 11वीं तक हाई स्कूल होगा और 12वीं के बाद ग्रेजुएशन होगा। अगला पॉइंट जो है वो 6ठी कक्षा के बाद छात्र व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन कर सकते हैं और 9वीं से छात्र अपनी पसंद के विषय चुन सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट आया है कि भाई 6ठी क्लास के बाद ही बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। अगर अपन अगली बात करें तो सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में मेजर और माइनर विषयों का प्रावधान होगा। यानी अब वो बाध्यता हटा दी गई है कि आप एक ही सब्जेक्ट ले सकते हो, अब आप एक सब्जेक्ट मेजर ले सकते हो, एक सब्जेक्ट माइनर ले सकते हो। उसी के साथ रट्टा लगाने के बजाय छात्र के विषय के मूल ज्ञान के टेस्ट को लक्ष्य बनाया गया। यानी कि ये इसका इस पॉलिसी का एक उद्देश्य है कि भाई बच्चों को रट्टा लगाने के बजाय मूल ज्ञान का लक्ष्य बनाया जाए प्राप्त करने का। अगला है, यह निर्णय लिया गया है कि 5वीं कक्षा तक शिक्षण की जो भाषा है वो मातृभाषा होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 5वीं क्लास तक जो बच्चे पढ़ाई करेंगे पूरे देश में कहीं पे भी वो अपनी मातृभाषा में करेंगे। मातृभाषा मतलब हिंदी। त्रिभाषा फॉर्मूला लागू होगा। त्रिभाषा यानी 3 भाषा, 3 भाषा बोलते हैं त्रिभाषा को, है ना। 3 भाषा के अंदर ये लागू होगा और उच्च शिक्षा तक संस्कृत के विकल्प को लागू रखा जाएगा। यानी संस्कृत को इस बार बहुत मान्यता दी गई है
संस्कृत को उच्च शिक्षा तक रखा जाएगा एक विकल्प के तौर पे, यानी स्टूडेंट अगर चाहे तो संस्कृत लेके पढ़ाई कर सकता है, एक विकल्प के रूप में दिया जाएगा। और राज्य अपनी पसंद के भाषा चुनने में स्वतंत्र होंगे। हर राज्य को ये अधिकार दिया गया है कि भाई आप अपने जो लोकल एरिया की लैंग्वेज है उसमें बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आगे अपन अगर बात करें तो इसके जो प्रमुख बिंदु ये है, इस फॉर्मेट के चलते स्कूल के पहले 5 साल, जिसमें प्री स्कूल के 3 साल और पहली और दूसरी स्कूल के 2 साल शामिल हो गए। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि 3+3+4 का जो फॉर्मूला है उससे लागू होगा। तो पहले 5 साल यानी कि ये वाले जो पहले 5 साल है वो प्री स्कूल के नाम से चलेंगे, जिनमें भी 3 साल जो है ये भी 3 टुकड़ों में है, ये 3 साल और 2 साल। 3 साल के अंदर तो जो है प्री स्कूल चलेगी और 2 साल के अंदर पहली और दूसरी क्लास। 3 साल और पहली और दूसरी कक्षा के 2 साल शामिल है, यह फाउंडेशन स्टेज कहलाएगा। ये जो 5 साल का स्टेज है ये फाउंडेशन स्टेज कहलाएगा। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए सरकार ने एक नए पाठ्यक्रम को लागू करने का फैसला किया है। बच्चे 6 साल की उम्र से पहली कक्षा में पढ़ाई शुरू करेंगे, यानी इस बार जो फर्स्ट क्लास में बच्चा आएगा, जो ये फर्स्ट क्लास है, वो उस टाइम उसकी 6 साल उम्र रहेगी। 6 साल का होगा तभी वो फर्स्ट क्लास में आएगा, ऐसा उसको डिवाइड किया गया है। यानी कि 3 साल का होते होते बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर देगा। अगला पॉइंट है, इसके बाद के 3 साल प्रेपरेटरी स्टेज कहलाएंगे, जिसमें 3 से 5 तक की कक्षाएं शामिल है। यानी कि ये जो 3 साल है ये प्रेपरेटरी स्टेज कहलाएगा, जिसमें 3rd, 4th और 5th क्लास शामिल है इसके अंदर। अगले के 3 साल मिडिल स्टेज कहलाएंगे। अगला बोल दो ये जो 3 साल है वो मिडिल स्टेज कहलाएंगे, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं शामिल है और 6 से 8 तक के बच्चों को प्रोफेशनल स्किल की शिक्षा दी जाएगी। यानी ये जो 3rd है इसमें 6, 7 और 8th क्लास, ये जो 3 साल है इसमें 6, 7 और 8th क्लास आएगी। चौथा स्टेज 9वीं से 12वीं तक रहेगा। इसके अंतर्गत छात्रों को अपने मनपसंद विषय चुनने की पूरी आज़ादी रहेगी। छात्र चाहे तो विज्ञान, गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ सकता है। इससे पहले 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी और विषय चुनने का अवसर 11वीं क्लास से प्राप्त था। ये अपन सबको पता है कि इतने साल क्या होता था, 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी और जब सब्जेक्ट चुनने की बात आती थी तो 11th क्लास से ये ऑप्शन था। लेकिन अब ये हटा दिया गया है। ये जो आगे के 4 साल आप दिख रहे हैं ये है 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास। और जो सब्जेक्ट को चूज करना है वो जो टाइम है वो 9th क्लास के बाद ही आ जाएगा, यानी 9वीं क्लास से ही आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। सब्जेक्ट चूज करने में भी पूरी आज़ादी है। बच्चा विज्ञान, गणित पढ़ाई करना चाहिए, उसके साथ साथ अदर जो कोर्स है, चाहे आर्ट्स के हो चाहे कॉमर्स के हो, सारे पढ़ सकता है। उनमें से काफ़ी कोर्स लेके पढ़ाई कर सकता है। तो ये भी बहुत बढ़िया इसमें चेंज हुआ है। आगे बात करते हैं। इसी के साथ साथ छात्रों को सभी विषयों में 2 स्तर का विकल्प दिया जाएगा। जिस प्रकार सीबीएसई ने इस बार गणित में 2 स्तर रखे थे, पहला जो था बेसिक, दूसरा था स्टैंडर्ड, उसी प्रकार सभी विषयों में 2 स्तर रखे जाएंगे, जिनमें से छात्र कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। बेसिक और स्टैंडर्ड का मतलब यही है कि कोई भी जो स्टूडेंट है वो 2 तरीके से अपने कोर्स को चुन सकता है। स्टैंडर्ड कोर्स के साथ साथ बेसिक कोर्स भी चुन सकता है। ये वही बात है कि भाई साइंस और जो मैथ है उसका बच्चा अलग कोर्स भी ले सकता है, चाहे आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो, उसका भी कोर्स लेके पढ़ाई कर सकता है। बोर्ड परीक्षाओं को सरल बनाने का फैसला किया गया है। यह परीक्षा साल में 2 बार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में ली जाएगी। 2 बार का मतलब है सेमेस्टर वाइज है ना, 6 महीने के, 6 माह से एग्जाम, 6 माह है, 6 माह है, 6 माह में एक एग्जाम होगा, 6 माह में दूसरा एग्जाम, यानी सीधी सी बात है सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव ऑप्शन आते हैं, चाहे ABCD वाले ऑप्शन हो, और सब्जेक्टिव जिसमें अपने को कॉपी में लिखना होता है, दोनों ही तरह के एग्जाम लिए जाएंगे बोर्ड परीक्षाओं में। अगला अपन बात करें तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5वीं कक्षा तक पढ़ाई मातृभाषा में होगी और जहां तक संभव हो 8वीं तक भी मातृभाषा में हो सकती है। ये राज्य सरकार पे डिपेंड करेगा कि वो चाहे तो अपने स्टेट के जो स्कूल है उनको 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ाने की छूट दे, चाहे 8वीं क्लास तक, ये उस पर डिपेंड करता है। देखिए 5वीं तक जो कोर्स है उसकी बात हो गई है। अगर अपन बात करें
6 क्लास से आगे की पढ़ाई, तो इसमें देखो एक पॉइंट ये दिया गया है कि स्कूल लेवल पर वोकेशनल स्टडी। वोकेशनल स्टडी का मतलब होता है जो नया कौशल कोई अगर सीखना चाहता है उसको वोकेशनल स्टडी बोलते हैं। प्रत्येक बच्चा कम से कम एक वोकेशनल कोर्स ज़रूर सीखे और नए नए चीज़ों के संपर्क में आए, ऐसा इस नई पॉलिसी का उद्देश्य है। ये जो कोर्स है ये 6ठी क्लास के बाद होगा, 6th क्लास के बाद। 6th क्लास के बाद हर एक बच्चे को वोकेशनल कोर्स करना ज़रूरी है, एक ना एक वोकेशनल कोर्स उसको ज़रूर सीखना है। ग्रेड्स 6 से 8 के दौरान राज्य और स्थानीय समुदायों द्वारा जो महत्वपूर्ण व्यवसायिक है, जो बिजनेस है, जैसे कोई भी हो सकता है, बिजली का काम हो गया, धातु बागवानी आदि संबंधित व्यवसाय जो है, कोई भी जो व्यवसाय है उसकी जानकारी 6ठी क्लास से ही बच्चे को देना स्टार्ट हो जाएगी। उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से, उसका जो भी इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से उसको जानकारी देना स्टार्ट कर देंगे 6th क्लास के बाद। 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए जोखिम होगा, जिसके लिए शिक्षकों को ज्ञान बढ़ाने की उचित कदम है। यानी 2025 तक ये टारगेट रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा सिखा दी जाए। उसके लिए जो शिक्षक है उनके ऊपर भी बोझ रहेगा कि भाई पहले वो खुद सीखे और फिर बच्चों को सिखाए। अगली अपन बात करें तो स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञ जैसे कि बड़े माली कुमार, कलाकार आदि के साथ 6ठी से 8वीं से 10वीं तक की पढ़ाई के दौरान 10 दिन का बैगलेस पीरियड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि भाई बच्चा 6ठी क्लास से पढ़ाई तो कर रहा है व्यवसाय की, लेकिन पढ़ाई कर रहा है, नॉलेज ले रहा है, उसको मार्केट का नॉलेज कब मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा इसमें पॉइंट ये है कि 6ठी से 10वीं तक जितनी भी बार वो भले ही प्रैक्टिकल पढ़ाई कर रहा हो, उसके दौरान हर साल उसको 10 दिन का बैगलेस पीरियड, यानी 10 दिन उसको ऐसा काम दिया जाएगा कि भाई वो 10 दिन बाहर मार्केट में जाके जो भी वो इंटरेस्ट के साथ जो भी वो काम सीख रहा है उसको मार्केट में कैसे किया जाए उसका भी उसको नॉलेज दिया जाएगा। यानी कि इंटर्नशिप का मतलब है कि मार्केट में उसको भेजेंगे और जो भी वो काम सीख रहा है उसको मार्केट का नॉलेज दिया जाएगा, उसके लिए उसको रकम भी मिलेगी। ये इसका मकसद है। आगे अपन बात करें तो पारदर्शी एवं ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ावा दिया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा जो डिजिटल शिक्षा है उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जो छोटे बच्चे हैं 3 से 6 साल के, जो प्री स्टेज होती है एजुकेशन की, उसके लिए चाइल्डहुड केयर एजुकेशन बनाई जाएगी। हर एक जगह पे ये सुविधा करने का विचार है। एनसीईआरटी द्वारा फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूमेरेसी पर नेशनल मिशन शुरू। एनसीईआरटी ही डिसाइड करेगी जो कोर्स है वो, उसके ऊपर जो लिटरेसी और न्यूमेरेसी पर नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। एनसीईआरटी के द्वारा ही कोर्स डिसाइड किया जाएगा। अगली अपन बात करें तो बच्चों के लिए नए कौशल कोडिंग कोर्स शुरू। जो कोडिंग कोर्स है, कोडिंग कोर्स मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड है, वो बच्चों को नए कौशल के अंतर्गत ये शुरू कराए जाएंगे। इनकी जानकारी सबको दी जाएगी। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ मेन करिकुलम एक्टिविटीज़ में शामिल। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ का मतलब है इतने साल जो सिस्टम ये था कि भाई जो मेन सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है वो अलग है पढ़ाई का, और एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है जैसे म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, वो एक्स्ट्रा है, उसको सिलेबस में शामिल नहीं करते। सिलेबस अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अब जो एक्स्ट्रा करिकुलम यानी एक्स्ट्रा पाठ्यक्रम की एक्टिविटीज़ है, चाहे कुछ भी आ गई, डांस आ गया, स्पोर्ट्स आ गया, सिंगिंग आ गया, जो और कलाकार के कला वाले काम होते हैं वो आ गए, उनको मेन करिकुलम में शामिल, यानी कि जो मेन सिलेबस होता है उसमें शामिल कर दिया गया है, जिसका फ़ायदा स्टूडेंट को ज़रूर मिलेगा। आगे अपन अगर बात करें तो वोकेशनल पर जोर। कक्षा 6 से शुरू होगी पढ़ाई। वोकेशनल का मतलब मैंने बता दिया कि जो नया कौशल होता है, नई नई चीज़ें सीखने का जो इच्छा होती है वो वोकेशनल कोर्स होता है, जो कि क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाएगा। नई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार। बोर्ड एग्जाम 2 भाग में, बोर्ड एग्जाम 2 भाग में होंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया था, यानी कि सेमेस्टर वाइज होंगे। 6 महीने से एग्जाम की गई है व्यवस्था। अगला जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल शामिल। ये जो लास्ट पॉइंट है ये अपने प्रैक्टिकली रूप से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आजकल अपन अगर देखते हैं कि बच्चे के ऊपर मानसिक दबाव जो रहता है उससे निजात पाने की ये जो कोशिश की गई है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ कि रिपोर्ट कार्ड वो होता है जो कि साल के एंड में जो आपकी मार्कशीट होती है उसको रिपोर्ट कार्ड कहते हैं। अब इतने सालों से ये सिस्टम था कि भाई मार्कशीट में नंबर कम आए तो घर पे कैसे जाएं, क्योंकि घर पे जाते ही पिताजी जो है पूछेंगे भाई क्या रिजल्ट आया तेरा, तो वो अगर मार्कशीट देखेंगे तो वो यही कहेंगे ये ले बस 50% आए तेरे,
अगर किसी के कम आ जाते हैं परसेंट, 40-50 फर्स्ट डिवीज़न से कम आ जाती है, या कोई फेल होता होता बचता है, 38% आ गए, 40% आ गए, तो वो तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहता, ना घर पे ना ही अपने यार दोस्तों को। तो रिपोर्ट कार्ड जब भी अभी तक ऐसा सिस्टम था कि रिपोर्ट कार्ड जब भी अपने पिताजी देखते हैं तो यही कहते हैं कि ये ले, तेरे तो 45% आए हैं। वो पड़ोस वाले वर्मा जी को देख, उनके 90% आए हैं उनके बेटे के। वो अपने जो रिश्तेदारी में वो अंकल है, उनके बेटे को देख, उनके 95 आए हैं। यानी कंपैरिजन चलता है, और इस कंपैरिजन का जो मानसिक दबाव है वो उस बच्चे पे पड़ता है जिसके कम नंबर आए हैं। रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल शामिल का मतलब ये है कि अब जो सिलेबस है उसमें जितने नंबर आए वो, प्लस जो अदर एक्टिविटीज़ है, जैसा कि अभी बताया गया था एक्स्ट्रा करिकुलम, जो मान लो कोई बच्चा अगर डांस में इंटरेस्टेड है, कोई अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, तो उसके भी नंबर जुड़ेंगे, उसमें भी उसके नंबर आएंगे। अब जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा, मार्कशीट बनेगी, उसमें जो सिलेबस है वो पढ़ाई का, प्लस जो अदर एक्टिविटीज़ है वो, उनके भी नंबर जुड़ के एक मेन रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। तो उसमें भले ही पढ़ाई के अंदर 50% नंबर आए, लेकिन पता चलेगा कि स्पोर्ट्स में इसके 90+ है, डांस में इसके 90+ है, अदर काम में इसके 90+ है। तो उससे उसको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि भाई मेरे पढ़ाई में बहुत कम नंबर आए। अगर अपन कंपेयर करें तो अदर एक्टिविटी में वो इंटेलिजेंट है। ये इसके ऊपर ये काम किया गया, जो कि बहुत अच्छा है प्रैक्टिकली रूप से अपन देखें तो। लास्ट में ये चीज़ आपको सब बता दिए पॉइंट मेन जो लगभग 12th क्लास तक जो पॉइंट मेन इस पॉलिसी में रखे गए हैं वो मैंने कोशिश की है बताने की। लास्ट में अगर अपन बात करें तो स्कूल में बच्चों का आकलन, यानी कि जो रिपोर्ट कार्ड बनेगी उसका जो आकलन होगा वो कैसे होगा, 3 स्तर पर होगा। 3 स्तर पर मतलब है, एक तो छात्र खुद करेगा, यानी छात्र खुद अपना आकलन करेगा। तो भाई अपन तो खुद, अगर कोई अपने से पूछे कि भाई तू कैसा है पढ़ाई में, तू कैसा है स्टडी के अंदर, तो अपन बुरा थोड़ी बताएंगे, अपन तो कहेंगे आई एम द बेस्ट, मेरे से अच्छा कोई नहीं। तो एक तो छात्र खुद करेगा अपना आकलन, दूसरा उसका सहपाठी करेगा। यहाँ भी मज़ा आ गया भाई, अपने सहपाठी तो अपने दोस्त ही है, उनको तो कैसे ही शेयर कर लेंगे, तो वो भी कहेगा हाँ ये तो बेस्ट है पढ़ाई के अंदर, बहुत अच्छा है, ये इससे बढ़िया कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो थर्ड पर्सन आता है वो शिक्षक आता है। तीसरा जो बंदा है वो शिक्षक है। शिक्षक भी आपका आकलन करेगा। वो ऐसे सेट नहीं होते हैं शिक्षक, उनको तो कुछ करके दिखाना होता है, तभी वो आपकी मार्कशीट में एक्सीलेंट ग्रेड देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि 3 स्टेज में बच्चों का आकलन होगा। एक छात्र खुद करेगा, दूसरा उसका सहपाठी करेगा, तीसरा जो है उसका शिक्षक करेगा। तो ये थी उसके आकलन की बात। तो यहाँ तक अपन ने जान लिया कि जो स्कूली शिक्षा है, 12th की शिक्षा है, वो उसके जो मेन पॉइंट है वो ख़त्म होते हैं। हालांकि इस जो नई पॉलिसी है इसमें बहुत सारे मैटर, इसमें बहुत सारे पॉइंट डाल रखे हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको मेन पॉइंट बताया जाए। और इसमें अगर आने वाले टाइम में और इसमें अपडेट होगा, और चीज़ें सामने आएगी, और नए नियम सामने आएंगे, तो और आपको जानकारी दी जाएगी। चलिए अगर अपन बात करते हैं आगे की उच्च शिक्षा की। उच्च शिक्षा मतलब जो 12th के बाद होती है, उसके लिए अपन बात करते हैं। देखिए, नई शिक्षा जो नीति आई है उसके अनुसार कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अमेरिका के SAT की परीक्षा की तरह एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। देश के विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन के लिए एक कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम साल में 2 बार होगा। यानी विदेशों के तर्ज पे एग्ज़ाम लेने का विचार इस नई पॉलिसी में बताया गया है कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है उसको अलग अलग जगह ना करा के, मतलब एक ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा कॉलेज में प्रवेश के लिए, जो फर्स्ट ईयर में प्रवेश होता है, ऐसा इसमें बताया गया है। और जो कि साल में 2 बार होगा। साल में 2 बार मतलब एक बच्चे के पास 2 चांस रहेंगे उस पेपर को फाइट करने के लिए। देखिए, बैचलर डिग्री जो BA और BSc या BCom हो गई, जो बैचलर डिग्री होती है वो 3 या 4 साल की होगी, या तो 3 साल की होगी या 4 साल की होगी। और मास्टर डिग्री 1 या 2 साल की होगी। ये डिपेंड करेगा कि भाई बैचलर डिग्री अगर 3 साल की है तो मास्टर डिग्री 2 साल की होगी, और बैचलर डिग्री अगर 4 साल की है तो मास्टर डिग्री 1 साल की होगी। ये डिपेंड करता है अलग अलग डिग्री के ऊपर। आगे अपन बात करें तो बैचलर डिग्री में 4 स्तर होंगे। पहले स्तर को पूरा करने पर सर्टिफिकेट, दूसरे को पूरा करने पर एडवांस डिप्लोमा, तीसरे को पूरा करने पर बैचलर डिग्री, चौथे को पूरा करने पर रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री। इस पॉइंट का मतलब मैं समझा दूं, ये पॉइंट भी अपने जो प्रैक्टिकली अपनी जो लाइफ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी तक जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें ये था कि भाई अगर किसी बंदे ने 12वीं करके
मान लो बीए करने के लिए एडमिशन ले लिया, बैचलर डिग्री करने के लिए, उसने फर्स्ट ईयर क्लियर कर ली, एग्ज़ाम दे दिया, 1 साल अपना पढ़ाई कर ली, फर्स्ट ईयर पढ़ाई कर ली, सेकंड ईयर में उसका एडमिशन हो गया, 2-3 महीने मान लो वो सेकंड ईयर में जा पाया और फिर उसके बाद वो उसको कॉलेज छोड़ना पड़ा, चाहे तो उसके पारिवारिक कारण हो, चाहे तो उसके आर्थिक कारण हो, किसी भी कारणवश अगर उसको फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद सेकंड ईयर छोड़ना पड़ा बीच में, तो इतने साल ये सिस्टम था कि उसको कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता, 0/0 है, वो 12वीं पास ही काउंट होगा आगे हमेशा के लिए। इस सिस्टम को इसमें ख़त्म करने की बात की गई है। बहुत से लोग हैं अपने भारत में, बहुत से युवा है जो किन्हीं परिस्थितियों के कारण पूरी कॉलेज डिग्री नहीं कर पाते, बीच में उनको छोड़ना पड़ता है, तो उनके जो 2-3 साल या 1.5 साल 2 साल जो वो ख़राब करते हैं, वो पूरे ख़राब जाते हैं इस सिस्टम की वजह से कि आपने पूरी नहीं की डिग्री इसके लिए। लेकिन ये जो नई सिस्टम है उसके अंदर ये बताया गया है कि अगर आपने 1 साल पूरा कर लिया, मान लो 3 साल की आपकी डिग्री है, 1 साल अगर आपने पूरा कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 1 साल पूरा करते ही सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर आप भले ही किसी कारणवश छोड़ दो उसको, डिग्री को, आपका वो सर्टिफिकेट रहेगा हमेशा कि आपने 1 साल पास किया है। उसके बाद अगर किसी ने 2 साल पढ़ाई करके छोड़ना पड़ा उसको बाई चांस, तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, उसको भी 2 साल की एक सर्टिफिकेट के तौर पे एक डिप्लोमा मिलेगा कि आपने 2 साल पास की है यहाँ से। और अगर उसने 3 साल या 4 साल की अगर कोई डिग्री होती है तो वो पास कर ली तो डिग्री मिलेगी। ये इसमें बहुत बढ़िया सिस्टम किया गया है। और इसमें यह भी रहेगा कि भाई अगर आपने 1 साल पढ़ाई कर ली तो आपको मिल गया सर्टिफिकेट, और फिर बाई चांस आपने छोड़नी पड़ी आपको और 4-5 साल बाद आपकी स्थिति सुधर गई, आप वापस कॉलेज डिग्री करना चाहते हो, तो आपको 1 साल ख़राब नहीं करना पड़ेगा। आप उस सर्टिफिकेट के होने के नाते आप सीधे सेकेंड ईयर में एंट्री ले पाओगे। इसका बहुत फ़ायदा है इस पॉइंट का। आगे अपन बात करें तो मास्टर डिग्री के पश्चात एमफिल का कोर्स नहीं होगा, सीधे पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं। इतने साल कई जगह पे कई कोर्सेज में ये था कि आपको पीएचडी से पहले एमफिल करना ज़रूरी है, लेकिन इसके अंदर जो ये हटा दिया गया है, अब आप सीधे मास्टर डिग्री करने के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हो। उच्च शिक्षा की अगर अपन बात करें तो और भी इसमें खूब सारे पॉइंट है। देखिए, पहला पॉइंट है कि उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का मतलब वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर 1 साल आप पढ़ाई करके छोड़ दी तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और फिर अगर आप चाहें तो 1, 2, 3 साल जो भी है इसमें गाइडलाइन में आएगा उसके हिसाब से ब्रेक लेके वापस अगर आप आना चाहो, वापस एंट्री करना चाहो तो आप कर सकते हो उस सर्टिफिकेट के तौर पे। आपको वो साल ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से आपने छोड़ा वहीं से आपकी शुरुआत होगी। इसका मतलब यही है। 5 साल का कोर्स करने वालों को एमफिल में छूट। एमफिल जो है मैंने बताया उसको बंद कर दिया गया है। तो 5 साल का कोर्स करने वालों का मतलब है कि 4 साल की तो डिग्री हो गई, 4 या 3 की बैचलर डिग्री, और 2 साल की मास्टर डिग्री हो गई, 2 या 1 साल की। तो कुल मिला के 5 साल बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री में जो 5 साल दे देगा उसको एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है। आगे अपन बात करें तो कॉलेज के एक्रीडिटेशन के आधार पर ऑटोनॉमी। कॉलेज के एक्रीडिटेशन के आधार पर ऑटोनॉमी का मतलब है कि आगे जाके जो यूनिवर्सिटीज़ है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, उनके भी ज़्यादातर काम कॉलेजों के स्तर पर ही होने लगेंगे। यानी जो अपने को जो काम कराने के लिए अब आपको जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी, हो सकता है आने वाले टाइम में वही काम, ज़्यादातर काम कॉलेज के स्तर पे ही होने स्टार्ट हो जाए। तो वो जो कॉलेज के स्तर पे होने वाले काम है वो कॉलेजों को मिलेंगे, वो उनके एक्रीडिटेशन के आधार पर मिलेंगे। तो ये उसके लिए पॉइंट है। अगला है मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन। मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन का मतलब है कि अगर आपको कोई गाइडलाइन चाहिए, आपको कुछ मेंटोर की ज़रूरत है, तो उसके लिए राष्ट्रीय मिशन के तौर पर व्यवस्था की जाएगी जिससे आपको अच्छी सलाह मिल सके, अच्छे गाइड मिल सके। अगली अपन बात करें तो हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटर। इसमें यूँ बताया गया है कि हायर एजुकेशन जो है, जो 12th के बाद की एजुकेशन है, उसके लिए एक ही रेगुलेटर का मतलब है एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाएगी ऑल इंडिया में, जो कि पूरे इंडिया में जो हायर एजुकेशन है उसको कंट्रोल करेगी। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये यूँ है कि लीगल एवं मेडिकल एजुकेशन शामिल नहीं। यानी ये जो जितना भी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें जो भी रूल रेगुलेशन लगाए गए हैं उसमें लीगल और मेडिकल एजुकेशन को शामिल नहीं किया गया। लीगल जो लॉ से रिलेटेड है, मेडिकल जो मेडिकल से रिलेटेड है, उस एजुकेशन को इससे दूर ही रखा गया है, यानी वो इसमें शामिल नहीं है। सरकारी और प्राइवेट शिक्षा मानक यानी दोनों को समान करने की कोशिश रहेगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की होगी स्थापना। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना इसलिए होगी क्योंकि इसमें जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये उम्मीद की जा रही है कि भाई जो हायर एजुकेशन के बच्चे हैं, जो 12वीं पास करके कॉलेज में जाएंगे, उन सब बच्चों को रिसर्च के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि भाई आप रिसर्च करो।
तो हर एक बच्चे को छोटी मोटी जो भी उसका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से रिसर्च का काम दिया जाएगा। तो एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी जो कि उसको कंट्रोल करे। अगली है शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा। जो तकनीक अपन बता रहे हैं डिजिटल हो रहा है सब कुछ, उसको बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। अगला है दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा में बदलाव। दिव्यांगजन जो विकलांग है, जो चलकर या किसी भी साधन से स्कूल या फिर कॉलेजों में नहीं आ सकते, तो जो घर बैठे हैं उनके लिए व्यवस्था ऐसी होगी कि भाई डिजिटलाइजेशन किया जाएगा कि भाई उनको घर बैठे पढ़ाया जा सके, इसका ये मतलब है। अगला है कि 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्सेज शुरू। ई कोर्सेज मतलब अलग अलग कोर्सेज डिजिटल के तौर पे शुरू किए जाएंगे जो कि 8 क्षेत्रीय भाषाओं में किए जाएंगे। देखिए मैं जो रेगुलर बॉडी की बात कर रहा था उसका पॉइंट ये है कि जो एक रेगुलर बॉडी का निर्माण होगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होती है भारत में, AICTE एंड NCTE की जो मान्यता है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कि ये जो संस्थाएं हैं इनका काम अभी तक ये है कि भारत में जितने भी विश्वविद्यालय के स्तर पर यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उनका देख रेख करना, उनके हर काम करना, उनकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये इनका काम है। ये अलग अलग है, यानी कि और भी है अलग अलग है, लेकिन अब इनकी जगह केवल एक नियामक संस्था की स्थापना की जाएगी। इन सब को हटा के सिर्फ एक संस्था की स्थापना की जाएगी जो पूरे इंडिया में जो हायर एजुकेशन है उसको कंट्रोल करे। सिर्फ एक। कॉलेजों की स्वायत्ता को देकर 15 वर्ष में विश्वविद्यालय से संबद्धता की प्रक्रिया को खारिज किया जाएगा। यानी कि ये इसका मतलब ये है कि जो विश्वविद्यालय से ज़्यादातर काम होते हैं वो अब कॉलेजों में होने लगेंगे ज़्यादातर काम, ताकि उनकी मान्यता, कॉलेजों की मान्यता के हिसाब से उनको काम दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर अपन बात करें आगे तो अपन ने एजुकेशन सिस्टम जो प्री क्लास से लेके 12th क्लास तक की बात कर ली और उच्च शिक्षा की भी बात कर ली। देखिए लास्ट पॉइंट मेरे वीडियो का ये है कि नई शिक्षा नीति के तहत ऐप, टीवी चैनल आदि के माध्यम से पढ़ाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूँ है कि भाई अपन सबको पता है डिजिटल, सब चीज़ें डिजिटल हो रही है। मोदी जी ने भी एक नारा लगा रखा है कि भाई डिजिटल भारत बनाना है अपन सबको, तो एजुकेशन को भी डिजिटल करने का पूरा विचार है। यानी कि गुणवत्ता प्रौद्योगिकी के आधार पर विकल्प जैसे ऐप से पढ़ाई कराई जाएगी, ऑनलाइन पाठ्यक्रम होगा, मॉड्यूल होगा, उपग्रह आधारित टीवी चैनल यानी एजुकेशन से रिलेटेड टीवी चैनल चलाएंगे ताकि बच्चा घर बैठे पढ़ाई कर सके, ऑनलाइन किताबें होगी, ICT से सुसज्जित पुस्तकालय और वैयक्तिक शिक्षा केंद्र आदि के विकसित किए जाएंगे। कुल मिला के ऐसा मान लो कि भाई डिजिटलाइजेशन होगा पूरे एजुकेशन सिस्टम का। आप चाहें तो कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, आप चाहें अगर प्रॉब्लम है कोई किसी तरह की तो घर बैठे भी पूरी पढ़ाई का आनंद ले सकते हैं। इसी का मतलब यही है। तो दोस्तों इसी वीडियो में ये जानकारी देने की कोशिश की गई है कि भाई आप नए जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको समझ सकें, उसकी जानकारी ले सकें। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये लगभग अगले साल 2021 से लागू हो जाएगी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, लेकिन अगर इस अगले साल लागू नहीं हो पाए तो 2022 तक तो लागू हो ही जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस चैनल पे आपको मिलेंगे एजुकेशन और डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नए लेटेस्ट अपडेट। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।